जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आगाज़ में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो इतनी रिच है, इतनी खूबसूरत है। हमारे जितने भी मुख्तलिफ सूबे हैं उनके पास बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आज की भी जनरेशन उस चीज़ को अगर देखे तो हैरान हो जाती है। और वाकई हमें किस तरह से हमारी सकाफ़त को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए किसी भी जनरेशन में हम चले जाएँ। लेकिन वो क्या आजकल का दौर वाकई इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है? हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को, हमारी ट्रेडिशन को वैसे ही फॉलो किया जा रहा है जैसे पहले के दिनों में किया जाता था, जैसे पहले के दिनों में इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दूर से नज़र आते थे कि हाँ जी ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है सामने। तो इस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। माहिर सकाफ़त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जितना अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क को दिया है कल्चर के हवाले से वो अनगिनत है। और आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि काफ़ी कुछ हम उनके ख़जाने से जो है वो यहाँ पर बटोर सकें, आप लोगों के सामने लेकर आ सकें जो उन्होंने किया हमारे लिए, आप लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अक्सी मुफ्ती साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। इट्स माय ऑनर टू हैव यू हियर। और माशाल्लाह से क्या क्या गिनवाऊँ आपके बारे में, क्या क्या चीज़ें आपने की, किन किन चीज़ों के पायनियर आप हैं। मेरे ख्याल से कम होगा ये हमारा छोटा सा सेगमेंट, लेकिन कोशिश करूँगी कि हम काफ़ी कुछ कवर कर सकें। नहीं, मेरा ख्याल है कि हर जनरेशन जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करती है जी। जब हमारा वक्त था हमने पूरी कोशिश की है, बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है। क्या बात अब आपका वक्त है तो अब आप कोशिश करें। बिल्कुल जी। और हमारी करेंगी, मेरा ख्याल है कि जो जीन्स हैं जी वो तो इम्प्रूव होने चाहिए विद टाइम। बिल्कुल, तो आगे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बस आपकी रहनुमाई चाहिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है कोई रहनुमाई की जरूरत भी नहीं होगी। हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत टैलेंट पैदा होगा और हम बहुत आगे जाएंगे, इसका तो मुझे ईमान है। और मुझसे कहीं बेहतर काम करने वाले लोग पैदा होंगे। सर ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन अगर आपके काम के हवाले से बात करें तो अभी भी लोग बड़े हैरान होते हैं। और वही वाली बात है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को हमें सौंपा और एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, एक आज़ाद मुल्क हमें मिला उनकी वजह से। और बहुत कुछ उन्होंने भी ख्वाब देखे होंगे, तो ज़ाहिर है आपने भी कल्चर के हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखे। लोक विरसा जो एक बहुत बड़ा नाम है और उसके आप फाउंडर हैं, इस तरह से बेशुमार डिफरेंट म्यूजियम्स के फाउंडर आप हैं। तो मैं आगाज़ ही इसी चीज़ से करना चाहूँगी कि इस तरह के जो हेरिटेजेस आपने जो कायम किए, ये म्यूजियम्स कायम किए, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या इंस्पिरेशन इस तरह की थी, किस तरह की कल्चर आप क्या समझ रहे थे कि कल्चर ख़त्म हो रहा है या कहाँ जा रहा है कि आपको इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ये तो आपने बहुत से सवाल पूछ लिए हैं, है ना? अब आप शुरू हो जाएं। देखिए, बात यह है कि मैं तो पढ़ने गया था, मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा, PhD की माशाल्लाह। और जाने से पहले मैं प्रोफेसर था, 2-3 इदारों में, गॉर्डन कॉलेज में भी पढ़ाता था। जी जी। तो जब मैं वापस आया तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैंने ख्वाब देख लिया। सही। और ख्वाब भी कहाँ देखा, मुल्क से बाहर। ओह, ये अजीब बात है कि जब तक आप मुल्क से दूर ना जाएं आपको कदर नहीं आती अपने मुल्क की। आपको अपनी चीजों की कदर नहीं आती। ये बात तो हकीकत है, चाहे मुल्क हो चाहे कोई भी चीज हो, दूर जाने के बाद उसकी कदर आती है। बेशक। तो मैं बड़े अज़्म के साथ आया और मेरे दिल दिमाग में एक ख्वाब था। सही। और वो ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान, वो एक इदारा नहीं था जी, वो तो बाद में वो ख्वाब जो है वो सुकड़ के इदारा बन गया। लेकिन मैं जो ख्वाब लेके आया था वो इदारे से बहुत बड़ा था। तो एक लिहाज से आपने मेरी बड़ी तारीफें की हैं, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से मैं फेलियर हूँ। नहीं सर, नींव रखना ही सबसे बड़ी एक बात है। पहले सुन तो लेना। मैं फेलियर हूँ, हालांकि ठीक है मैं लोक विरसे का मुजिद हूँ, मैंने 30-40 साल वहाँ कोशिश की है, मैंने 2-3 म्यूज़ियम बनाए हैं। ये यहाँ जो हेरिटेज म्यूज़ियम है वो भी मैंने बनाया, जो मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम है वो भी, और बल्कि हुंजा में जो म्यूज़ियम है, क्या बात जिसको बल्तित म्यूज़ियम कहते हैं, उसका कल्चरल कंसल्टेंट भी आगा खान के लिए मैं ही था। क्या बात है। तो लेकिन ये सब बातों के बावजूद
मैं खुश नहीं हूँ। क्यों सर? और मुझे ये एहसास होता है कि मैं जो ख्वाब लेके आया था वो मैं नहीं पूरा नहीं कर सका। मेरा ख्वाब था एक सकाफती प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। वो प्रोग्राम जो है वो वेस्टर्नाइजेशन के बरक्स था। बिल्कुल ठीक। तो एक लिहाज से मैं दरिया के मुखालिफ समत में चलने की आरज़ू लेके आया था। सही। और कोशिश भी की, 30-40 साल कोशिश की, आखिर हार गए। चूंकि 70 बरस से हमारे जो लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, वो वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं। उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब, उनके लिए तरक्की का मतलब यह है, इंग्लिश सीखना, तरक्की का अंग्रेजी। मतलब यह है कि अपनी जुबान नहीं बोलनी, अपनी बोली नहीं बोलनी, अपनी मकामी शायरी को छोड़ देना है। उनका काम है कि मकामी चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी। उन्होंने घर में बर्तन भी रखने हैं तो वलैती रखने हैं। हाँ? कोई पाकिस्तानी बर्तन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। आप पाकिस्तान के बेशतर किसी मिडिल क्लास घराने में आप ड्राइंग रूम में जाएं जी, तो आप उस ड्राइंग रूम में देखेंगे तस्वीर लगी होगी, उसका ताल्लुक बरतानिया से होगा। कोई एक कॉटेज होगा, उसके ऊपर कोई एक मेम जा रही होगी, रास्ता बना होगा बड़ी खूबसूरत सा। कोई सिंगापुर से लाई हुई गुड़िया प्लास्टिक की जो है वो कॉर्नर्स पे सजाई होगी। बहुत कम होगा कि आप कोई पाकिस्तान की कोई मिट्टी की चीज, बिल्कुल मुल्तानी, कोई छोटा तोता या कोई ब्लू पॉटरी की कोई छोटी मोटी, बहुत कम देखेंगे आप। तो क्या वजह है इसकी? क्या हम यही वजह है कि हमने जो रास्ता चुना तरक्की का जी, उसका ताल्लुक हमारी सरजमीन, हमारी मट्टी, हमारी जुबानें, हमारे सूबे, हमारे इलाके, हमारे लोग, हमारी पैदावार, हमारे लोगों के हुनर, हमारी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, बिल्कुल जी, हमारे टैलेंट उसके साथ नहीं था। हम चाहते थे कि हम वेस्टर्नाइज हो जाए किसी तरीक़ा से। हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, वो अंग्रेजी हम अक्सर घरों में आप देखेंगे माएँ अंग्रेजी बोलती हैं बच्चों के साथ। जी बिल्कुल। पंजाब में तो खास तौर पे आप देखेंगे कोई माँ पंजाबी नहीं बोलती है अपने बच्चे के साथ, शर्माती है पंजाबी बोलते हुए। और इंग्लिश अगर बच्चे से आप ना बोल रहे होंगे तो आपको बड़ा सुनाया जाता है कि देखो जी तुम्हारा बच्चा तो शायद पढ़ा लिखा ही नहीं लग रहा। अफसोस की बात है ना। बिल्कुल सही। इसका नतीजा ये देखिए, पाकिस्तान के लिए जब मैं आया था आज से 40 साल पहले, तो पाकिस्तान के लिए 2 रास्ते थे जी। एक रास्ता था वेस्टर्नाइजेशन जी, ठीक, जिसमें आप बर्गर ले आए और KFC ले आए और बाहर की चीजें ले आए और बाजार से जाके चीज भी खरीदे। हाँ। तो बैरूनी मुल्क की बनी हुई चीज खरीदे, अपने मुल्क की चीज को हकीर। एक वो रास्ता था जी। और एक रास्ता था इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये था कि आप मकामी रास्ता चुने। आप अपने मुल्क की बोलियां, अपने मुल्क की बातें, अपने मुल्क की सरजमीन, अपने मुल्क के इलाके, अपने मुल्क की पैदावार, अपने मुल्क के लोग, उनको तरजीह दें। उसका फायदा ये होता अगर हमने ये किया होता जी। लोक विरसे का असल मकसद ये था कि मैं एक पाकिस्तान के लिए, मेरे जहन में एक प्रोग्राम था, एक रास्ता था। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम उस रास्ते पे चले होते, हम नहीं चले बदकिस्मती, तो हमें खुद एतमादी पैदा होती। हम अपनी मिट्टी पे हमें फख्र होता। बिल्कुल। हम अपने आप पे हमें एहसास कमतरी नहीं होती। ये मेरे ख्याल से आपकी बात जो है, शायद वजह इसकी ये भी हो सकती है कि अक्सर लोग बाहर मुल्क पढ़ने चले गए, वहां रहे, वहीं का कल्चर उन्होंने अपनाया। ये तो बाद की बात है तो ना, वो लेकर ये सारी चीजें आप तो अपनी जनरेशन की बात कर रही है ना। मैं तो आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये दोनों रास्ते थे पाकिस्तान के पास। उस वक्त इतना वाजे था कि
कि जी पहलवान जो हैं वो गुजरांवाले में रहते हैं और जी वजीराबाद में कटलरी बनती है बाकमाल, और जी सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और लेदर की बेहतरीन चीज़ें बनती हैं, स्पोर्ट्स का सामान। हमने ख़त्म कर दिया सब, ठीक। और ये जनाब करोड़ पक्का में ऐसा खद्दर बनता है और ऐसा लोकल मकामी रंग जो हैं ये वेजिटेबल डाइस से हैं रंग तैयार किए जाते हैं और नफीस कपड़े बनते हैं। और तमाम भावलपुर मुल्तान में ऐसी कढ़ाई होती है जिसकी सारी दुनिया में मिसाल नहीं है। सही। लेकिन हमने ये सब खत्म कर दिया। असल में इतने अरसे अंग्रेजों ने जो हुकूमत की नहीं, ये बात नहीं, अंग्रेजों को कसूरवार ना कहें, वो तो वो दे एक गए। छाप छोड़ गए ना नहीं हम पे। नहीं, हम बेवकूफ थे जो उन्हीं की चाल पे चल पड़े। हमें चाहिए था कि वो तो चले गए थे, हाँ। ठीक। हमें चाहिए था कि हम अपने लोगों को अपनाते, अपनी रिवायात को अपनाते, अपनी सकाफत को अपनाते। अच्छा, इसी को मैं आपको रोकूंगी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा पीछे की तरफ हम जाएं और आप हमें जरा ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी सकाफत है ये बेसिकली है क्या और ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि हम सकाफत के बारे में बात तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी डेफिनेशन। जो वक्त गुजरता जा रहा है, हाँ, क्योंकि अब तो 70 बरस हो गए ना जी, हमने ये रास्ता अपनाया ही नहीं सकाफत वाला, हम तो किसी और रास्ते पे चल पड़े ना। तो अगली जनरेशन्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए और भी ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तानी सकाफत थी क्या, है क्या। सही। ये सवाल आप पूछ रही हैं ना, आपके जहन में है, ये बिल्कुल। अक्सर लोगों के जहन में है कि वो पाकिस्तानी सकाफत नजर ही नहीं आती उनको। हालांकि हम वो मछली हैं, हम पाकिस्तानी वो मछली हैं जो ऐसे पानी में रहती है जो उसको नजर ही नहीं आता। हमारी सकाफत तो हर ट्रक के ऊपर लगी हुई है, नजर आती हमारी सकाफत तो ये आपने जो चुनरी पहन रखी है, ये जो जूता आपने पहन रखा है, ये हमें नजर नहीं आता। हाथ धो गई यार, हमें नजर ही नहीं आता, हमें अपना आप नजर नहीं आता। सही। हमें तो अफसोस ये है कि हम उस मकाम पे आ गए हैं कि बाहर से आदमी आके हमें बताता है कि यार आपके ट्रक का आर्ट बड़ा हसीन है, तो फिर हमें ट्रक के ऊपर वो आर्ट नजर आना शुरू होता है, वरना हमें नजर ही नहीं आता। नजर नहीं आए। हमें तो अफसोस ये है कि बाहर से बंदा आता है ओरिएंटलिस्ट और वो आके कहता है कि शाह लतीफ की शायरी तो क्लासिक है, इसको तो बहुत सी जुबानों में ट्रांसलेट होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हमको पता चलता है कि ओहो, ये तो बड़ी क्लासिक शायरी थी, हम तो कभी ख्याल ही नहीं आया, ये तो हमारे फकीर गाते फिरते थे। वो तो तुम्बे के ऊपर एक फकीर जो है वो गा रहा है, तो हमारे जहन में कदर ही नहीं थी उसकी। सही। हमने उसकी कदर नहीं की। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। नतीजा ये है कि हमने वो रास्ता अपना लिया जिसमें एहसास कमतरी पैदा होती है हमारे बच्चों में, जिसमें वो ये सवाल पूछने पे अब मजबूर हो गए कि जो पाकिस्तानी सकाफत, उस वो किस पंछी का नाम है। और जो समझते भी हैं सकाफत को, वो पढ़े लिखे लोग जो इस्लामाबाद में बहुत रहते हैं, वो समझते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ की 2 कपलेट्स याद कर लेना महफिल में सुनाने के लिए, जी, ठीक, और कोई गाना सुन लेना, कोई डांस का प्रोग्राम देख लेना, और हद ये है कि कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन पे कभी चले जाना, बस इसको सकाफत कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी पे हम सर आगे और बात करेंगे। मैं बात मुकम्मल करूं। अच्छा। ये सकाफत नहीं है, नहीं है, ये आर्ट्स हैं। पेंटिंग, ड्रामा, मौसीकी, ये सकाफत नहीं है, ये आर्ट। ये सकाफत का मामूली हिस्सा है, ये आर्ट्स है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ जितने भी सकाफती महकमे बनाए गए जी, वो यही करते हैं, पेंटिंग, उसको कल्चर सकाफत के नाम पे प्रमोट करते हैं। सकाफत ये नहीं है। सकाफत जो है ये बहुत वसी एक चीज़ है।
अब आप बेशक ब्रेक ले लें तो बिल्कुल बाद जी, में क्योंकि मैं इसी सवाल इसी बात से मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा के एक और सवाल मेरे जहन में वो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन अभी एक जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। माहिर सकाफत यहाँ आज हमारे साथ तकसी साहब मौजूद हैं और उनसे हम बड़ी मज़ेदार एक दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारी सकाफत से रिलेटेड। और अभी ब्रेक से पहले हम एक बात के ऊपर जो थे वो अटके थे, उसी से मैं थोड़ा सा और आपसे आगे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया और जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से लोगों ने आर्ट को सकाफत का नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि जो हमारी हुकूमत है या फिर मुख्तलिफ इदारे जो कायम किए गए, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हमारी सकाफत को प्रमोशन मिल रही है और आप की नज़र में वो प्रमोशन ठीक है या उसमें और भी कोई चेंजेस होने चाहिए? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 70 बरस में हमने समझा ही नहीं कि सकाफत है क्या। अच्छा, अभी तक आप कहते हैं कि हमने नहीं समझा? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि सकाफत तो एक बहुत वसी चीज़ है और उसका ताल्लुक हमारी सरजमीन के साथ है, हमारी मट्टी के साथ है, हमारे लोगों के साथ है। सकाफत जो है ना वो जमहूरियत की तरह ऑफ द पीपल बाय द पीपल है, वो लोगों की, अवाम के रहन सहन की चीज़ है। अवाम के रहना सहना, उनकी ज़रूरियात, उनके मसाइल, उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनकी लोकल प्रोड्यूस, उनके लोकल हुनर, उनके लोकल एंटरप्राइज, उनकी लोकल इंडस्ट्री, उनका लोकल इनिशिएटिव, इसको सकाफत कहते हैं। इसको हमने कभी फ़रोग दिया ही नहीं। अगर ये दिया होता हमने फ़रोग तो हमारे इलाके में ये फ़रोग नजर आता। अच्छा, एक चीज़ इसी में मैं और हमारे लोग खुश होते। सर एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कुछ अरसे पहले 1-2 साल पहले लोक विरसा में ज़ाहिर हर साल लगता है, वो तो कोविड की वजह से अब नहीं लग रहा, लेकिन कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ सूबों से वहाँ पे मैंने शुरू किए थे। तो मैं तो आज भी मतलब हम तो नई जनरेशन से है ना, तो हमें भी अब वहाँ के लोगों का पता चला है, मतलब आज भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं जहाँ पे हमें मुल्तानी जो कारीगरी है जो अलग। देखें, कोई फेस्टिवल वैसा नहीं होता माँ सिवाय लोक विरसे के फेस्टिवल के, क्योंकि लोक विरसे का फेस्टिवल जो था ये आर्टिजन्स एट वर्क फेस्टिवल था जो मैंने शुरू किया था जी। पहले लोक विरसा बनाया, फिर पहले लोक तमाशा किया। सही, 9 साल मैंने टेलीविजन से लोक तमाशा किया। माशाल्लाह। उसमें भी यही विजन थी, क्योंकि मेरे साथ ज़िया मोहिउद्दीन थे, वो बड़े एलिटिस्ट प्रोग्राम करते थे। उनके प्रोग्राम में रूना लैला आती थी, फरीदा खानम आती थी, अच्छा। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आते थे, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू करते थे। तो मैंने उसके बरक्स एक प्रोग्राम शुरू किया था लोक तमाशा, जिसमें अल्लन फ़कीर आता था, फयाज मोहम्मद बलोच आता था, जो लोग जानते ही नहीं थे। पाकिस्तान के लोग इन इलाकाई लोगों को जानते ही नहीं थे, मेरे को समझते ये फ़कीर है। पहली बार अल्लन फ़कीर, अब तो उसका नाम जब वो पीटीवी के स्टूडियो के बाहर आया था, मैंने बुलाया था जी। तो दरबार ने अंदर नहीं आने दिया था। उसने कहा था जी फ़कीर आया और उसको बाहर रोक लिया था। और मैं परेशान, मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है और मेरे सारे फनकार बाहर रोके हुए हैं। तो वो जनरल मैनेजर को उसने कहा कि सर ये कोई फ़कीर आए नहीं थे, ये आलम था। ये हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये आलम था कि अल्लन फ़कीर को फ़कीर समझ के अंदर नहीं आने दिया गया था। मैं खुद जाके मिन्नत करके जनरल मैनेजर से बात करके उनको वापस अंदर लेके आया था। तो ये बड़ा एलिटिस्ट मीडिया था। तो इस एलिटिस्ट मीडिया के ऊपर गाँव के लोगों के साथ प्रोग्राम करना एक अजूबा था। और मैं कहता हूँ, मैं असलम अज़हर को बहुत दाद देता हूँ कि असलम अज़हर ने, जब मैंने उसको ये प्रोग्राम बताया कि मैं ये, उसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा मैं एक लाइव शो करूँगा, लियाकत मेमोरियल हॉल में करूँगा, 2500 बंदे बुलाऊँगा एज ऑडियंस। और मैं तो कहते जी उसके अंदर करोगे क्या? मैंने कहा मैं बिल्कुल गुमनाम लोगों को बुलाऊँगा, आप उनको जानते नहीं हैं, वो गाँव के लोग हैं, बलूचिस्तान के, लेकिन सारे टैलेंट से भरपूर, थर पार करके, चोलिस्तान के, थल के, मैं वहाँ से ये लोग बुलाऊंगा, चित्राल। उन्होंने कहा मुफ्ती टमाटर खाओगे, टमाटर खाओगे? मैंने कहा सर मैं टमाटर खाने को तैयार हूँ। खैर उनको एतबार नहीं आया। अच्छा। लेकिन उनको फिर ये ख्याल हुआ कि यार ये मुफ्ती जो है ना, ये है कोई
उल्टा सा आदमी है, ये कुछ करेगा जरूर। मतलब एक चीज आप अगर एक बात कह रहे हो और इतनी तहकीक से कह रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक पायलट प्रोग्राम की इजाजत दूं। अच्छा, तो पीटीवी पे एक पायलट प्रोग्राम मैंने किया। सही है? उसमें वो हबशी लोग नहीं जो डांस करते हैं सही, वो आ सही। गए, और फैज मोहम्मद बलोच आ गया, पता नहीं आप तो नाम भी नहीं जानती होंगी। अच्छा, वो सारे लोग आ गए, चार्ली मलांगन पार्टी, अल्लन फकीर, हाँ, फकीर अब्दुल गफूर। अच्छा, तो जब मैंने प्रोग्राम कर लिया तो उन दिनों पायलट प्रोग्राम दिखाया जाता था जनरल मैनेजर कॉन्फ्रेंस में। सही। तो सारे जनरल मैनेजर बैठे, बड़े बड़े नाम, हम उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा। ठीक। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम फेल कर दिया। उन्होंने कहा सर ये क्या फकीर लोग हैं, ये तो ये सर ये तो इस काबिल ही नहीं है कि पीटीवी पे ये चले प्रोग्राम। सर ये तो गाँव के लोग हैं, ये मुफ्ती पता नहीं कहाँ से ले आया। प्रोग्राम डब्बे में बंद हो गया, रख लिया गया, और असलम मदर ने मुझे कहा वेरी सॉरी मुफ्ती, योर प्रोग्राम वाज नॉट अप्रूव्ड। ओहो। मैं घर आ गया। तो मेरी जो ख्वाब में लेके आया था कि मैं पाकिस्तान के गाँव को आगे करूंगा, मैं पाकिस्तान के इलाकों को आगे करूंगा, मैं पाकिस्तान की असल सकाफत दिखाऊंगा, फ्लॉप हो गई। घर चला गया और मैं तैयारी करने लगा कि मैं वापस प्रोफेसरी कर लूँ, कुछ तो करना था ना। बिल्कुल तो अल्लाह मियाँ की मदद देखें कैसे आती है। सही। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अल्लाह मियाँ की मदद यूं आई कि उन दिनों पीटीवी के कुछ प्रोग्राम बाहर से आते थे। अच्छा। लूसी शो, आप तो छोटी होंगी ना, आपको पता नहीं होगा। लूसी शो और डेनिस द मैनेस। मैंने अब पीटीवी जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करता था लाइव। अच्छा। बाकी डब्बे आते थे बाहर से। तो एक दिन जहाज ही नहीं आया, उई। तो डेनिस द मैनेस नहीं आया। हाँ। जब डेनिस द मैनेस नहीं आया तो वो अजहर लोधी था ट्रांसमिशन का प्रोग्राम की जरूरत पड़ी होगी। प्रेजेंटर, उसने हंगामी फोन किया कि सर मर गए, सर प्रोग्राम नहीं आया, सर 7:30 बजे चलाना, सर क्या करें। उन्होंने कहा कुछ करो। वो कहा सर ये एक प्रोग्राम पड़ा, मुझे नहीं पता ये क्या है, इस पे लिखा है लोक तमाशा, तो आप इजाजत दें तो मैं लगा लूं। उन्होंने कहा लगा लो। अच्छा। जब वो प्रोग्राम चला ओके, तो इनको जिंदगी में कभी खतूत नहीं आए थे। डेरा गाजी खान से, बलूचिस्तान से, Oh my God। दूर दराज के इलाकों से, थर पारकर से इनको खत आ गए। ये तो परेशान हो गए होंगे। उन्होंने खतूत में कहा कि जी हमें पहली बार एहसास हुआ है कि ये टीवी हमारा भी है। हाय, जस्ट लुक एट दैट। आप क्या शहरी प्रोग्राम करते रहते हैं, ये तो हमने पहली बार हमें वो गाना सुना है जो हमें अजीज है। हाँ, जो उनको समझ में आता है, जो वो उनकी समझते हैं जुबान हमारी में, जुबान में, उनकी थरी जुबान में। अगर माई भागी जो है वो थरी जुबान में आके गा जाए तो वो तो फड़ गए सारे के सारे। तो फिर मुझे असलम अज़हर ने बुलाया और उसने कहा मुफ्ती यार खुदा के लिए वो प्रोग्राम फिर जारी करो। अमेजिंग फिर अमेजिंग। 9 साल वो प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, मेरा गला खराब हो गया। 50 बंदों का ऑर्केस्ट्रा था, उनके खिलाफ चीख चीख के बोलना। 9 साल के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम ये बोलना बंद नहीं करोगे, अच्छा, ये हर हफ्ते की जो एक वो है, तो तुम यू विल लूज योर वॉइस। तो मैं फिर टीवी वालों को मैंने कहा खुदा के लिए प्रोग्राम मेरा बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं अब तो ये नहीं बंद हो नहीं हो सकता। अब तो उनको ये वर्ड्स चलेगा। पता चल गई। अब तो चलेगा। जबरदस्त। तो मतलब इस तरह का जहाद था। तो फिर मैंने लोक तमाशे के बाद शुरू किया लोक विरसा, सही। और लोक विरसे में आते ही मैंने शुरू किया लोक मेला, जो आप पसंद करती हैं, बिल्कुल। आपकी मेहरबानी है। तो लोक मेले का कॉन्सेप्ट ये था कि बाकी लोग मेला करते हैं, उसके अंदर फिर शहरी काम है, बिल्कुल। गाने बजाने का मेला होता है। तो मेरे मेले में गरीब दस्तकार आते थे, सही। गाँव के, जिनको हम जानते नहीं हैं। आज भी ऐसा ही होता है। हाँ, वो गरीब दस्तकार जो हैं उनको मैं फ्री स्टॉल देता था, उनका आना जाना मैं पैसे देता था, उनकी सारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैं देता था। अच्छा। और मैं कहता था कि आओ और यहाँ बैठ के अपना हुनर दिखाओ। क्या बात तो है। उस वक्त तो फॉरेनर्स को इजाज़त थी। उस मेले में
दुनिया का फॉरेनर जो है उस मेले में होता था, बल्कि 7 दिन आता रहता था। क्या बात। तो लेकिन मकसद ये नहीं था, मकसद तो ये था कि मैं अपनी हुकूमत को आमादा करूं, जो लोग हमारे हुक्मरान हैं उनको आमादा करूं कि सकाफत को, मकामी सकाफत को अहमियत दें, मकामी सकाफत को प्रमोट करें, तो ये मुल्क आगे जाएगा। मैं अब भी कहता हूँ, बात यह है, देखें आप, हमारे यहाँ आज क्या मसला है, आज के पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक मसला है कि 70 साल पाकिस्तान ने सकाफत को अहमियत नहीं दी, सही। अब नुकसान उठा रहा है। मेरी बात समझिए आप, अगर हमने अपनी सकाफत को, अपनी जड़ों को मजबूत किया होता, अपने लोगों को, सही, अपने लिबासों को, अपनी बोलियों को, अपने हुनर को, अपनी इंडस्ट्री इतने को, बाउंड नहीं होते तो हम। नहीं, आप अभी किसी इकोनॉमी का माहिर हो ना, उसको अपने प्रोग्राम में बुला के पूछ लें कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि इंडिजिनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, राइट। इट इज ए प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। और हमने इसको ना अपना के, एक तो अपने बच्चों के दिमाग खराब कर दिए जी, उनको अपनी चीज में कोई खूबी नजर नहीं आती, बिल्कुल। दूसरा उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा कर दी कि वो समझते हैं कि नहीं, हमारी चीज जो है वो कमतर है। हालांकि हमारी चीज आप देखें, एक मिट्टी का बर्तन, जी, कोई मिट्टी का बर्तन, आपको पता है यहाँ हीर का प्याला होता था, वो इतना बारीक होता था, वो सोने का प्याला और हीर का प्याला वो गुजरात में बनता था, कुम्हार लोग बनाते थे। अच्छा, ठीक, आपने तो देखा भी नहीं होगा, वो दंग रह जाता गोरा देख के। अच्छा, हमने मिट्टी के बर्तन सारे घर से निकाल दिए। हालांकि वो 5000 साल पुरानी हमारी रिवायत है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। सही। उनके जो ऊपर नक्शो निगार होते हैं ना, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। सही बात है। तो मैं तो अब भी, मेरे घर में आप आए, मैं चावल आपको कुनाली में खिलाऊंगा। वाह। मैं आपको वो तश्तरी जो जापान से आई है मैं उसमें नहीं खिलाऊंगा। ओके। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी हांडी, अभी कुछ होटल हैं जिनको कुछ अकल आई है, उन्होंने हांडियां यूज करनी शुरू की। बिल्कुल, अब वो असल में वो ट्रेडिशन फैशन में आ गया। मैं यही कहने वाली थी कि चले खैर है, कोई बात नहीं, पर आ रहा है। शुक्र है। और जो आप बात कह रहे हैं ना, वो वाली बात सही है कि आप घरों के अंदर भी, मैंने भी ना छोटी छोटी मठियां रखना शुरू कर दी, उसी के अंदर खाना बनाना, वो, और टेस्ट आपको यकीन करें बहुत मजे का देता है। ऐसा करेंगी तो हम अपनी सकाफत का रुख मोड़ सकते हैं। और ये हमारे अंदर ही पावर है। हम जितनी भी जनरेशन है या हमारी जितनी भी कंट्री है, जो लोग हैं हमारे यहाँ के, वो सारी चीज़ों पे अमल अगर करेंगे तो जो सर कह रहे हैं वो हो सकता है। हमारी सकाफत वापस उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास आ सकती है और दुनिया देखेगी। हमने अपनी सकाफत को इग्नोर करके, इसको बिल्कुल तरजीह ना दे के, हमने जो खराबी पैदा कर ली है, बिल्कुल इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। देखें, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करती है ना जी, उसमें एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं विंडोज जी, वो उसका एनवायरनमेंट होता है। अगर आपकी विंडोज ठीक है तो आपके बाकी सारे दीगर प्रोग्राम ठीक सही चलेंगे। आप उसमें वर्ड प्रोसेसिंग कर लो, आप उसके अंदर स्प्रेडशीट कर लो, आप उसके अंदर डिजाइनिंग का प्रोग्राम कर लो, आप उसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम लगा लो, सब चलेंगे। फर्ज करें आपकी विंडोज खराब हो गई, करप्ट हो जाए अगर आपकी विंडोज करप्ट हो गई तो कोई चलेगा? पाकिस्तान की विंडोज खराब हो चुकी है क्योंकि हमने सकाफत, आपका एनवायरनमेंट था, बिल्कुल आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो सकाफत है। जब वो खराब हो गया तो आपका कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, हर चीज करप्ट है। बिल्कुल सही बात है।
यही चीज़ सर आई तो होप इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, जो आपने बातें की हैं वो बहुत ऑथेंटिक हैं और वाकई मैं एज अ न्यू जनरेशन का शख्स मैं ये इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि वाकई हमें उन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। हमने कभी उन सारी चीज़ों को उस तरह से ना देखा, ना उन चीज़ों को परखा, और ना ही हमारे घरों के अंदर ये रिवायात जो है वो फॉलो की जाती है। बिल्कुल, और वही वाली बात है कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर एक एक कर कर ही हम कदम उठाएं और इस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर चलें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हम इस कल्चर को, और जो हमारा इतना इनरिच कल्चर है, उसे हम वापस हर घर में लेकर आ सकते हैं। हर इंसान के जो है वो लिबास से और उसके तौर तरीके से हमें पता चल सकेगा कि हाँ ये कहाँ से बिलोंग करता है। बहुत शुक्रिया अक्सी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। और बहुत ही खूबसूरत आपके साथ गुफ्तगू रही, बहुत ही मज़ा आया, और हमारे नाजरीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और सकाफत कितनी ज़रूरी होती है, कितनी अहम होती है, इस चीज़ का भी हमें अंदाजा हुआ। ये तो समरा एक बहुत वसी मौजू है वाकई के इसके लिए कम पड़ जाएगा। 26 एपिसोड भी किए जाए ना, बस सही एक शो प्लान करेंगे फिर हम। 26 एपिसोड भी किए जाए ना तो कम है। सही है, बिल्कुल जी।